जी नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव पेज से स्ट्रीम यार्ड की वसातत से आपके रूबरू हूँ आज एक नए मेहमान को लेके। हमारे आज के मेहमान ऐलान शुदा हैं। आपने बरकी दुनिया में देखा होगा, पिछले तकरीबन 5-7 रोज से हम इनकी तस्वीर और इन पे आए हुए कमेंट्स को देख रहे थे। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान हैं अफरोज आलम साहब, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब यानी जद्दा से है। ये सदर गल्फ उर्दू कौंसिल के हैं और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी अंजुमनों की सदारत कबूल की हुई है, जिनमें से अरबाब फ़िक्र फ़न उसके भी ये सदर हैं। 15 रोज़ा एक डिजिटल अदबी अखबार निकलता है, उसके ये मुदीर हैं, बल्कि मुदीरी एजाज़ी हैं। इसी तरह बहुत सी तहरीकें, बहुत सी तंजीमें जिनके साथ ये वाबस्ता हैं। आइए आज इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं सबसे पहले अफरोज़ आलम साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप वक्त निकाल कर इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल पाए। अपने ख्यालात और एहसासात के लिए हमारे रूबरू हैं। हमारे नाजरीन आपकी समाअतों को, आपके दीदार के लिए मुंतज़िर हैं। मैं एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और मेरे इंट्रोडक्शन में, मेरे तारुफ में जो कुछ भी कहा, बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करता चलूं। जी असल में ये इस वक्त हम लोग लाइव प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और जी यकीनन पूरी दुनिया से जो भी आपके नाजरीन और सामीन हैं इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा और सलाम पहुंचाना चाहूंगा। जी अदबी हवाले से हम लोगों की कोशिशें इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी और लॉकडाउन के इस जी सिचुएशन में जिस तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम करके दोस्तों को जिंदा रखने की कोशिश किया है, इसमें मैं अक्सर यही कहता हूं कि ये हमारी अपनी कोई मशहूर होने के लिए नहीं है, ये हमें एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए है। जो बेशक इस बेशक, गोया कि वक्त एक जिस अदबी जहनी, गजा है। बिल्कुल जो इस वक्त आलमी सूरत हाल जो बनी हुई है, उस पे जी जी जरूरी था कि हम लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मैं कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा ऑनलाइन करें और 2 घंटा वॉक करें अपने घर में ही। तो उसके बाद से आप बेशक दोनों तरीके रहेंगे, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे। अरबाब फिक्रोफन का बेशक। जिक्र आप कर रहे थे। मैं इसमें जी थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, वो करना मुमकिन है कि हमारे कुवैत के दोस्त कहेंगे कि अफरोज साहब के सामने बात हो रही थी और वो खामोश रहे। असल में 2004 में जब अरबाब फिक्र फन का कयाम हुआ, उस जमाने में मैं फाउंडर मेंबर था और फाउंडर मेरे साथ 10 और दोस्त थे कि जो मुझसे सब सीनियर थे, उम्र के जी लिहाज से, इल्म के लिहाज से। लेकिन उसके बावजूद भी उन सब ने समझा कि ये बच्चा है, इसी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए तो बर्दाश्त कर लेगा और किसी को काउंटर नहीं करेगा। तो बहरहाल मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी 5 साल था, फिर उसके बाद उनका सदर भी मैं मुंतखब हुआ। तो जब तक मैं कुवैत में था, उसके 2 साल पहले यानी 2000, अब एक्यूरेट डेट तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन गालिबन 2014 के 17 या आसपास 18, अच्छा। जब इलेक्शन हुआ तो फिर मैं उसको अब छोड़ देना चाहा, इसलिए कि अब काफी पुरानी तंजीम भी हो गई थी, कई दोस्त उसमें इस लायक अब हो गए थे कि उन्हें सदर और सेक्रेटरी बनाया जा सके। बद्र सिमाब साहब हमारे दोस्त, मैं जब जिस वक्त सदर था उसी वक्त वो सेक्रेटरी हो चुके थे, तो उन्होंने कंटिन्यू किया और मैंने उनको कह दिया था कि भाई अब मैं इलेक्शन में नहीं आ रहा हूँ, आप लोग खुद इसको चलाइए। मैं उसको क्या कहते हैं हमारे भारत में, मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाना। आज 5 अगस्त है, आप इस लफ्ज की बड़ी अहमियत है इरफान साहब। जी 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 जी, इसकी जी अहमियत अब आप तो खूब जानते होंगे। जी हाँ। जी तो बहरहाल मैं मार्गदर्शक मंडल में उसी जमाने में शामिल हो गया था और 2017 में जब मैं कुवैत छोड़ ही दिया तो फिर उसके बाद से वो वहां पे सदर रहने का कोई जवाब तो बनता नहीं है। तो जी उसके तो बाद आज दुबई आप चला। माशाल्लाह जद्दा में हैं और जी गल्फ उर्दू कौंसिल को आप बखूबी
आप निभा रहे हैं, बहुत खूबसूरती से आप अ, जी हाँ, वो चाहे यानी हम तो खलीज ममालिक की तरफ जब देखते हैं तो एक नाम जो है सुनहरे हरफों में वो जरूर आपका आवेजा मिलता है, अफरोज आलम का। आपको हबीब नदीम साहब खुश आमदीद कहते हैं, नईम अनीस साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, और भी हमारे कुछ नाजरीन हैं, मोहम्मद असद साहब आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। तो मैं मैं तमाम सबसे दोस्तों पहले का शुक्रिया। फूल खान साहब आपको आदाब कह रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, रहमतुल्लाह सईद साहब आपको खैर मकदम कह रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा शकील कटारिया साहब हमारे पुंछ से ही इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब आपको सलाम कह रहे हैं। और बहुत से ऐसे नाजरीन आते रहेंगे, लेकिन मैं सवाल कर दूं आपको कि मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने अपने इब्तदाई तालीम और तरबियत के मराहिल जो हैं वो कब, कहाँ, कैसे तय किए हैं, ताकि ये गुफ्तगू आगे भी बढ़े। मेरी तालीम में, चूंकि मैं एक देहाती इलाके में बिहार से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ, जी खुशकिस्मती ये कहिए कि एक डॉक्टर के घर पैदा हो गया था। इस वजह से वाह, इब्तदाई जमाने में जिस वक्त हम लोग बच्चे थे, वहां मेरे कस्बे में ये इंग्लिश स्कूल का कोई निजाम नहीं था। ठीक। जो आजकल आप देख रहे हैं कॉन्वेंट टाइप की जो इंग्लिश स्कूल जिसको हम कहते हैं, इस तरीके की जी कोई जी, चीज उस जमाने में नहीं थी। तो भाई तो मोहल्ले मोहल्ले में कॉन्वेंट स्कूल हाँ, हैं तो मोहल्ले अंग्रेजी मोहल्ले में है। तो मीडियम। शुरू के दिनों में मेरी अपनी तालीम जो है, मेरे घर पे जी टीचर रख के हमारे वालिदैन जो है उसको पूरी करवा रहे थे, जो इब्तदाई तालीम थी। उस जी मामले में दो टीचर रखे गए थे, जो एक इंग्लिश और दुनियावी मामला के बारे में मुझे अली बे ते से और ABCD हमें पढ़ाएं, और एक जी उर्दू और अरबी के लिए एक मौलाना हमारे थे, जो कि हमारे इलाके के मस्जिद के इमाम भी थे। तो जी मौलवी मोहम्मद जान साहब, उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। उर्दू और अरबी उन्होंने मुझे इब्तदाई जमाने में पढ़ाया, और फिर उसके बाद हमारे वालिद खुद मुझे उर्दू पढ़ाना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि तालीम का यहाँ पे नज्म से नहीं था। उसके बाद पास करने एक इस्लामिक मदरसे में हम लोग जाना शुरू किए, वहाँ जहाँ पे अरबी और उर्दू की पढ़ाई होती थी। और जी गनीमत ये हुआ कि इसी दरमियान क्लास 2-3 में के लायक जब मैं हुआ, 2-3 में तो नहीं हुआ ना, क्योंकि घर पे रह के पढ़ रहे थे। जाहिर तो सी उसी बात है। जमाने में यहाँ पे माँ दुर्गा सरस्वती शिशु सदन नाम से एक स्कूल खुला। ये वाह, अगर डीप पॉलिटिकल शऊर रखने वाले दोस्तों को पता है कि ये नाम कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। जी जी ये स्कूल तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी किसी हिंदू तंजीम ने उसको नहीं अलॉटमेंट किया, न अप्रूव किया। और हम लोग जब वहां पढ़ते थे तो हमें ये भी तमीज नहीं थी कि ये किसी हिंदू तंजीम के जेर असर कोई स्कूल है। हम लोग बाकायदा जी से वहां पे हमारा नाम लिखा गया क्लास 2 में, और हम वहां पे तालीम हासिल करते रहे। वहां पे मैंने अपनी किताब अल्फाज के साए के दिपाचे में बड़ा तफसील से मैंने उस स्कूल का भी जिक्र किया है, और मुझे फख्र है उस स्कूल पे। वहां पे उर्दू के पढ़ाने के लिए टीचर्स बहाल करने के लिए गार्जियन की तरफ से जब उन्हें दबाव पड़ता था, तो वो उर्दू टीचर भी बहाल कर देते थे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे उर्दू। लेकिन कुछ वाह, तो वो स्कूल की लापरवाही और कुछ वो टीचरों की मजबूरियां, और थोड़े दिन के बाद से वो टीचर चले जाते थे। उर्दू तालीम फिर वहां पे बंद हो जाती थी। तो फिर घर पे वालिद हमारे हमें उर्दू पढ़ाते थे। इस तरह ये सिलसिला क्लास 5 तक चलता रहा। फिर उसके बाद हम पास के हाई स्कूल में एडमिशन हो गया, तो वहां पे उर्दू का निज़ाम था। वहां पे मौलाना बकायदा थे, जो कि एक बहैसियत उर्दू टीचर वहां थे। और वहां से हम लोगों ठीक। ने हाई स्कूल तक की तालीम हासिल किया, और ये बस पास के ही स्कूलों में हम पढ़ते रहे। फिर इंटरमीडिएट भी यहीं पे पास किया। फिर उसके बाद हम बाहर चले गए पढ़ने के लिए। फिर तो हमने MBA भी किया, और फिर तो उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए हमें खुद नहीं पता चला कि वो फिर मामला मैं लौट आज के भी नहीं आए। तो उसके बाद से हम सऊदी अरब चले, पढ़ाई भी करते रहे। फिर वहां से वापस आ गए। फिर उसके बाद कुवैत चले गए, फिर कुवैत में रहे। फिर कुवैत में रहते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ गए। तो मेरा ख्याल से अक्सर मैं कल ही याद कर रहा था कि कुछ स्टेज पे कहते हैं कि मैं इतने मुल्कों में कलाम पढ़ चुका हूँ, सुना। तो कुछ मैं कल जगहों खुद के गिन नाम रहा में था, कुछ मैं कुछ खुद रह जगहों के चुका हूँ। नाम मैं लिख कर आया हूँ जहां जहां आप गए हैं। मैं उसमें से कुछ चंद नाम बता सकता हूँ।
आप नेपाल गए हैं, ओमान गए हैं, आप हिंदुस्तान भी आते रहे हैं, उसके जी। बहरीन आप गए हैं, तुर्की गए हैं, पाकिस्तान जाते रहते हैं। तो जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो बहुत से नाम मुझे उस वक्त मिले कि आपने इतने मुल्कों का सफर किया है, इसीलिए तो आपको सफीर अदब या सफीर उर्दू का अवार्ड भी मिला है। बहुत शुक्रिया, तो मैं मोहब्बत देख है रहा था उन आपको दोस्तों का। आपको बहुत से एजाजात भी नवाजे गए हैं आपको, चाहे वो पासबान अदब हो, फख्र उर्दू हो, फजल करीम अवार्ड हो, यूसुफ रिजवी अवार्ड हो। तो ये तमाम अवार्ड जो हैं जिस शख्स ने लिए हैं वो आज हमारे सामने हैं, अफरोज आलम। तो अफरोज आलम साहब, मैं चाहूंगा कि ये जो आप तालीमी सिलसिला करने के बाद आप कह रहे थे कि एमबीए और उसके बाद सऊदी अरब वगैरह पहुंचे, तो ये तालब इल्म अदीब शायर कब बना, नाजिम कब बना? क्योंकि मैं आपके तारुफ में बता चुका हूँ कि आप एक बेहतरीन और मारूफ उर्दू के शायर हैं, अदीब हैं, बेहतरीन नाजिम हैं। तो ये सिलसिला एमबीए से उर्दू की तरफ कैसे आया? मैं चाहूंगा कि आप जैसे अपने इब्तदाई अयाम की बातें की हैं, उसी तरह अब अदबी सरगर्मियों की बात भी करें। असल में और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि साबिरा खातून साहिबा आपको देख रही हैं, जुनेद साहब आपको देख रहे हैं, शबीर अहमद कादरी साहब, उसके तमाम बाद दोस्तों आशिक को मेरा अकबर, सलाम फातिमा मुझे। फातिमा खातून है, खालिद बदायूनी है, फरजाना परवीन है। तो ये तमाम लोग जो हैं आपको आदाब कह रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक एमबीए का तालिब इल्म जो है वो इल्मी अदबी सरगर्मियों में कैसे मुलविस हुआ? अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। जी। तो असल में लिखने पढ़ने का जो एक सिलसिला है शायरी का, जी। इस तरह तो ये जैसा कि आप जानते हैं ये खुदादाद सलाहियत इंसान के अंदर होती है, और ये किस मरहले में ये चश्मा उबल जाए ये कोई नहीं जानता। बेशक। स्कूल के जो सकाफती प्रोग्राम्स होते थे मेरा उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी रहता था, और ठीक। आवाज थोड़ी ठीक ठाक थी, और उस जमाने में लोग कहते हैं कि मैं देखने में भी ठीक ठाक ही लगता था, तो इस वजह से निजामत के लिए खड़ा कर दिया जाता था कहीं ना कहीं। उस मामले वाह में मेरे इंटरमीडिएट जब मैं कर रहा था तो वहां पे पहली नज्म जो है मैंने क्लास 8 में लिखी थी, जो वाह 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 किसी वाह। फिल्मी गाने के धुन पे एक नज्म मिली नगमा तैयार किया गया, और वाह। वो मेरी पसंद की वजह से था। मैं वहाँ इंटरमीडिएट के ज़माने में जब आया तो वहाँ उर्दू के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो अलीगढ़ से एमए करके आए हुए थे, 85 86 का ये वाकया है। उनकी जबान बहुत अच्छी थी, जाहिर है वो अलीगढ़ के स्टूडेंट थे, और अलीगढ़ से वो उर्दू करके आए हुए थे, शेरवानी पहन के आते थे वो कॉलेज में, तो उनकी जबान बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे इंस्पायर हुआ, और वो शायर नहीं थे, बाद में हालांकि उन्होंने शायरी भी की। उन्होंने शायरी की गालिबन ये जो जब ये बाबरी मस्जिद के मामला जब आए और उस जमाने में, तब उन्होंने थोड़ी बहुत शायरी भी करने लगे थे। जी। तो वो निजामत करते थे, और मैं उनकी ठीक। निजामत से मुतासिर होके निजामत की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ा। तो बाकायदा शायरी तो यूं कह लीजिए कि निजामत का जो मेरा शोबा है वो शायरी से पहले का है। वाह। और उसके यानी बाद पहले जब मैं आप नाजिम 94 में जब बने मैं सऊदी अरब और चला गया, माशा। जी जी। तो वहां हमारी मुला जाहिर है जब एक आदमी निजामत कर रहा है, कुछ शेर शेर से जाहिर है दिलचस्पी ले रहा है, उन लोगों को सुन रहा है, तो एक नेचुरल सी चीज थी तबई तौर पे कि इंसान का झुकाव उधर हो जाता है। फिर जब मैं सऊदी अरब गया तो वहां पे मेरी मुलाकात एक शायर से हुई जिसका नाम था जमील भादवी, और उनको मैं उनकी शायरी सुनना और उनको अप्रिशिएट करने से उनको अंदाजा हुआ कि मैं कुछ शेर के का खमीर जो है समझ वो कुछ रखता हूँ। इनके अंदर कुछ है। तो वो मुझसे वाह। कहते थे मुझे लगता है कि आप शायर हैं, आप बताते नहीं है, लेकिन मैं बच्चा था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं शायर नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ पढ़ता हूँ। तो फिर वो उनके साथ उठते बैठते वो उनको, और उनका कहना भी कि ये देखिए मिसरा तरह हो रहा है, कुछ कहिए, मिसरा तरह होता रहता था। ठीक। तो
उन लोगों के साथ उठते बैठते मैं कब शायर हुआ मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो वाह, गोया के सोहबत जो है इंसान को अगर अच्छी मिल जाए तो जी इसीलिए हाँ, कहा जाता है कि अच्छी तरबियत अच्छी सोहबत में रहने से इंसान सही। अच्छा ही होता है, बिल्कुल निखरता है, वहाँ के संवरता है। दोस्तों के साथ उठने बैठने से ही मैं शायरी जी। के लिए मेरा जहन आमादा बहुत हुआ और मैं शायरी करने लगा। और वहाँ के महफिलों तलत में रेगुलर, बहरहाल पहले भी उठता बैठता था लेकिन सुनने के लिए बैठते थे, तो इसीलिए तलत जो सरोहा तलत सोहरा, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ नए नए नाजरीन, क्योंकि सबको इंतजार रहता है कि मेरा नाम भी शामिल हो जाए। मुस्कान जहरा है, तलत सरोहा है, मुर्तजा साहब हैं, आशिक चौधरी साहब हैं, ये जम्मू से हैं हमारे, शकील कटारिया साहब हैं, फूल खान साहब हैं, शाजली साहब हैं और साहिबा हैं, और उसके बाद वाहिद डार साहब हैं। ये नाम मैं जल्दी जल्दी में लिख पाया हूँ, और भी होंगे बहुत से हमारे मेरे नाजरीन जो। मेरी खुशकिस्मती की ये तमाम दोस्त जो है इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जी। ये सब उनका उनकी है। शाजली साहब का एक कमेंट आया था बीच में कि तब हम सारे एक साथ स्कूलों में पढ़ा करते थे, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख हो। आज भी ऐसा निज़ाम अभी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, बस ये है कि दिलों में कुछ ना कुछ थोड़ी सी, हम कह नहीं, ये सकते हैं कि खट्टी स्कूलों में मीठी नहीं कुछ। है ये। जी हाँ, ये जी। यूनिवर्सिटी में आ गई ये चीजें, मैं इसको बड़े खुल के कहूंगा इरफान साहब, जब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल तौर पे जी। एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद और इन तरीके की चीजों को जब हम अपने यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एंड तो ये जाहिर है, नेचुरल है कि वहां के स्टूडेंट के दिल में इस तरीके की चीजें तो पलेंगी। और जी। इसको पॉलिटिकल शऊर के नाम पे इन चीजों को हमारे यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया। तो अब जेएनयू उसका एक बड़ा मिसाल आपके सामने है। जी। जी। कई कॉलेजेस में, कई स्कूलों में, कई यूनिवर्सिटी में मर्डर तक होने के वाकयात हम लोगों ने पढ़े, सुने और देखे। तो स्कूलों में तो बहरहाल ये नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिकल साया जो है, ये सियासत का साया जो, ये यूं कहिए कि हम मुस्बत तरीके से वहां पे भरने के लिए गए थे कि हमारे नौजवानों में सियासी सूझबूझ पैदा हो। लेकिन इस सियासी सूझबूझ के जो मनफी असरात हैं, ये भी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे और मिले हैं और मिल रहे हैं। ये पहले भी थे। अभी आपको अब मुझे अंदाजा नहीं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, और बिहार के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे किसी जी। भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इसीलिए नहीं शुरू किया जा रहा है कि जब पहले मेरा अंदाजा, मुझे अच्छे से ये डेट तो बहरहाल नहीं याद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 80 से पहले ही बैन कर लगा दिया गया था, जब बिहार यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में इसके स्टूडेंट्स के क्राइम बढ़ गए और वहां पे मर्डर तक हुआ। गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में मर्डर तक हुआ, फिर उसके बाद से बंद कर दिया गया इसको। और अब जी। एनएसयूआई है, विद्यार्थी परिषद है, और ये जो बहुत सी तंजीमें कम्युनिस्ट, हैं जो आज मतलब चाहे वो कॉलेज सतह पे हो या यूनिवर्सिटी सतह पे है, बहरहाल सबको वही है कि मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो। आज हर बिल्कुल। आदमी इसी दौड़ में है कि मेरी दीवार तुम्हारे घर से ऊंची रहे तो वही बेहतर है। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत से हमारे नाजरीन ने बहुत जल्दी ये फरमाइश कर दी है कि हम अफरोज आलम से शेर सुनना चाहते हैं, शायरी सुनना चाहते हैं, गजल सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी उस पड़ाव पे आपको नहीं ले आऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सारा सिलसिला जो आप बता रहे थे कि मैंने सोहबतें अपने दोस्तों की, अजीजों की, बुजुर्गों की जब उनमें उठना बैठना शुरू किया तो आपको शेर कहने का एक सलीका या शऊर आया जो पहले से ही था। बहरहाल एक मुकम्मल शायर बनकर आप सामने आए। तो इस शायर ने बहुत सी किताबें भी मंजर आम पर लाई हैं, वो चाहे खुद तरतीब दी हों, उनके मुअल्लिफ भी हैं, कहीं के आप मुसन्निफ भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो एक फहरिस्त भी आप बताते चलें जिनमें मुझे मालूम है एक अल्फाज के साए, धूप के आलम में, ये किताबें मैं पढ़ रहा था। उसके अलावा मेरे ख्याल इश्क था, ये कोई किताब है या आपने कोई तरतीब दिया होगा, कोई मजमुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अ, अपने इस जैसे हम सियासी कैरियर होता है तो इसी तरह हमारा अदबी कैरियर है कि इसमें आपने क्या क्या लिखा है, किस किस चीज को मंजर आम पर लाया है, वो हम मेरी आपकी जुबानी सुनना चाहते
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं शेरी किताबों के हवाले से थोड़ा सा बताऊं कि सबसे पहले जो मेरी किताब जो शाया हुई थी, तो जी। यूं कहिए कि किसी किताब के सरेवरक पे जो मेरा पहला नाम आया था, वो किताब फसले ताजा थी। वाह, फसले ताजा, फसले ताजा। वो किताब जो अभी आप अरबाब फिक्र फन का जिक्र कर रहे थे आप, जी असल में जी मैं कुवैत में 99 में जब पहुंचा, तो जी आपको याद होगा कि गल्फ वॉर में जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, अभी 2 अगस्त जो पीछे गुजरा है, जी इसी 2 अगस्त को 1991 में, जी 1990 में इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया और पूरी जी। जिंदगी वहां की तबाह हो गई। 7 महीने तक लगातार इराक के तसल्लुत में कुवैत रहा। बेशक। सारे इदारे बर्बाद हो गए, स्कूल बंद हो गए, अखबारात बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, काम बंद हो गए। लोग जो हैं अपने अपने घरों को एयरलिफ्ट करके मंगाए गए, भारत से, पाकिस्तान से। वो एक बहुत ही जी खौफनाक वक्त गुजरा है, दर्दनाक वक्त गुजरा है। आप उस वक्त की ताबीर यूं कर सकते हैं कि जो लिटरेचर में आपने 47 में जो बंटवारे के वक्त की अफरा तफरी थी, से वही अफरा तफरी 91 92 में वहां पे इराक वॉर की वजह से कुवैत में तारकीन वतन को भुगतना पड़ा था। उसके बाद गल्फ वॉर हुआ। गल्फ वॉर की एक लंबी दास्तान हम सबके सामने है, फिर भी पढ़ सकते हैं आप। जब कुवैत की जिंदगी बहाल हुई 91 के फरवरी में, जी तो उसके बाद धीरे धीरे कंपनीज शुरू हुए। जो काम बंद पड़ गए थे वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे। जो पुराने शुअरा वहां रह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि कुवैत की हिस्ट्री में जो 90 टू 80 का दौर है, ये सबसे गोल्डन पीरियड है राइटिंग के लिए, शायरी के लिए। वाह। उस वक्त जो गैलेक्सी थी 80 से लेकर 90 के दरमियान में, उसमें बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। सारे पुराने शायर उस वक्त अभी मौजूद थे, बाकी अहमद पूरी, सईद रोशन, यास्मीन हमीद। मुझे हैरत है और उनसे एतराज भी है मुझे कि वो कभी भी अपनी बायोग्राफी में कभी कुवैत का जिक्र नहीं करती हैं। और कभी हमारी उनकी मुलाकात होगी तो मैं उन्हें जरूर याद दिलाऊंगा कि मुझे हैरत है कि आपने कुवैत से ही आप शायरा बनी और कुवैत के ही चैप्टर में आप रही हैं, और आप कभी भी किसी स्क्रीन के ऊपर कुवैत का जिक्र नहीं करती हैं। कायम इस अमरोवी, प्रोग्राम की वसातत से हो सकता है इंशाल्लाह ये बात उन तक पहुंचे, और ये अगर पहुंच जरूरी भी जाती है है। तो अच्छी बात है। और मेरे लिए ये जी बड़ा आसान है टेलीफोन नंबर लेकर उनसे बात कर लूं, लेकिन मैं जानबूझ के ये बात नहीं किया उनसे। करामतुल्लाह गौरी साहब पाकिस्तान के सफीर रहे हैं कुवैत में, बहुत अच्छे राइटर हैं। जी कई उन्होंने अफसाने की किताबें लिखी, कई अफसाने के मजमुआ उनका शाया हुआ है, शायरी की किताब उनकी, बेगम आबिदा करामत साहिबा, ये सब वहां पे, ये बिफोर 90 ये गैलेक्सी सजी हुई थी वहां पे। वाह। लेकिन 90 में जिस गोया वक्त के ये वॉर हो 80 से गया, 90 ये जो पूरी दहाई है, हम कह सकते हैं कि एक कहकशां थी वहाँ अदबी, जो उस बिल्कुल वक्त चमक। राइटर्स को, मतलब उर्दू राइटर्स को लिंक के लिए उस वक्त एक पूरी गैलेक्सी थी। वाह। बहुत ही मैं अभी इस वक्त नाम अगर लिस्ट में देखूं तो सबसे ज्यादा शायर भी उसी वक्त में थे। और 90 में पूरा कुवैत उजड़ गया तो जाहिर है अदब भी उजड़ ही जाना था। जाहिर। तो अखबारात ये बंद फसले हो ताज़ा जो गए। आपने बात की थी, तो इस फसले ताज़ा में कुछ ऐसे ही हमें नहीं, ख्यालात। मैं वहीं ला रहा था आपको, मैं जल्दी से जी पहुंचने की कोशिश करूंगा लिमिटेड टाइम की वजह से। तो जब मैं जी 99 में जब मैं कुवैत पहुंचा, तो 91 में जब कुवैत दोबारा बसना शुरू हुआ, तो जी 99 तक वो ज्यादातर तो शुरा वापस नहीं आए। जी और जब जब कुछ लोग वापस आए भी, जो कुछ, वो बेचारे अपनी रोजी रोटी की वजह से उसमें उलझे रहे, ये शायरी और ये मुशायरे और ये तंजीमें, वो बेचारे ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे। मैं जब 90 में वहां पहुंचा, तो 90 से लेकर 2001 टू 3 वगैरह में हमने देखा कि घरों में 2 4 दोस्त आपस में बैठ जाते हैं और वो अपनी जी तफरीह तबाह के लिए, अपने अदबी जौक की आबियारी के लिए प्रोग्राम्स कर लेते हैं। बहरहाल जी धीरे धीरे वहां पे सारी चीजें अपनी जगह पे आई और नए लोग उसमें आना शुरू हो गए, पुराने तो आए नहीं, नए लोग आए जी उसमें। हमारे बदर सिमाब साहब आए,
साबिर उमर साहब आए, अपने सफदर साहब, साजिद अली साजिद, ये जो हमारे हम असरों का जो ग्रुप है, ये नए आए। जी ये 2004 में हमने ख्याल किया कि भाई इसको एक, इसकी लंबी हालांकि दास्तान है कि तंजीम बनानी चाहिए, जिस तंजीम के जरिए हम कुवैत में अदब की आबियारी कर सकें। तो जरूर। 2004 में इसका कयाम किया गया और फिर उसके बाद माहाना अदबी नशिस्तों का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें जो नए शायर आए हुए थे हमारे, जो कि अभी उनके साहिब किताब नहीं थे और लिखते थे, मैं खुद भी उसी में आता था, मैं खुद भी साहिब किताब नहीं था 2004 में। तो मैंने अपने तमाम दोस्तों को कहा भी ऐसा करो कि थोड़ा 10-10 गजलें अपनी जमा करो और हम लोग एक अंजुमन के जेर एहतमाम एक किताब शाया करके थोड़ा सा इसको नुमाया करेंगे और दोस्तों को भेजेंगे, तबसरा वगैरह करेंगे, ताकि दुनिया भर के जरा ख्याल जो है अदब के हवाले से कुवैत की तरफ हम उनका खींच सकें। तो उस लिहाज वाह से इस किताब को हमने मुरतब किया था, और इस शर्त के साथ कि इस किताब में उन दोस्तों को शामिल किया जाएगा जिनकी अभी तक कोई मजमुआ कलाम नहीं शाया हुआ। वाह। तो इस तरह से यानी जो 14 शायरों साहिब को, किताब नहीं थे, जो साहिब जी, किताब नहीं थे, उनको साहिब किताब उनको बनाया गया। बहुत अच्छी बात, उनको बहुत अच्छी। जी बिल्कुल। तो ये फसल ताजा जो है वो किताब है जो 2005 में हमारे दोस्तों के की चीजों को जमा करके मैंने वहां पे वो किताब इनका ज़ेरे तमाम अरबाब फिक्र फन ने उसे शाया किया। पाकिस्तान से किताब शाया हुई थी और बड़ी ही बेहतर उसका रेस्पॉन्स मिला मुझे पूरी अदबी दुनिया वाह से, कि उसकी वजह से लोग फिर रसायल में छपने लगे, लोग पहचानने लगे और सब एक दूसरे को। तो इस तरह एक अदबी सिलसिला जो था वो चल निकला। फिर एक 2007 संगे में मेरी अपनी बुनियाद किताब, आपने रख दी, एक बेहतरीन संगे बुनियाद आपने रखा, मैं कहूँगा कि जो लोगों की बाद में एक शनाख्त भी बना। बहुत। बिल्कुल। और वो उसका फायदा ये हुआ कि आज उसमें तकरीबन साथी जो हैं साहिब किताब हैं, बल्कि एक से ज्यादा जी। किताबें हैं। मेरी दो हैं, उनकी ज्यादा है। वाह। तो आपकी इसलिए एक होगी क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, फातिमा खातून ने लिखा है कि जितनी उम्र आपकी सफर में गुजरी है, इतनी ही इल्म की तगोदो में गुजरी है, तो इसीलिए लिखना पढ़ना थोड़ा वो रह जाता है। इस बीच में डॉक्टर अंबर आबिद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सलाम हमीद साहब जुड़ चुके हैं, दराग गिरी साहब जुड़ चुके हैं, खुर्शीद हयात साहब जुड़ चुके हैं, मुश्ताक अहमद वानी साहब जुड़ चुके हैं, तो वानी साहब, तलत सरोहा साहब हैं। तो बहुत से नाजरीन, मैं इसलिए जल्दी जल्दी में नाम लेता रहता हूँ ताकि वो भी अपने होने का एहसास जो है खुद तमाम में दोस्तों पैदा का करें कि बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया, और मेरा उन सबको कि जी उन्होंने वक्त निकाल के हमारे साथ शिरकत करना मुनासिब समझा। जी। तो ये ताज़ा जो आपने कहा था, फसले ताज़ा, तो इसके बाद की रुदात क्या है, कहानी क्या है? इसके बाद 2007 में मेरा दोस्तों ने कहा कि भाई आपको अपनी किताब शाया करनी चाहिए, जिसमें खास तौर से हमारा मरहूम मस्त फकीर शायर नजम आकाशी, जो बेचारे बहुत वाह दुलार करते थे मुझे, और उनकी ही जिद थी कि नहीं किताब छपनी चाहिए। मैं कहता था कुछ और लिख लूं तब छपेगी। उन्होंने कहा कि किताब जो है ये गालिब होने के बाद छपने की चीज नहीं है, ये किताब एक वाह मरहला है। आप इसको छापिए, लोग इस पे तनकीद करेंगे तो उससे आप सुधरेंगे। आप डरिए मत वाह इससे, आप तैयार हो जाइए वाह कि आपको अखाड़े में उतरना है। किताब एक अखाड़ा है, और मैं अपने दोस्तों को भी यही समझाता हूँ कि ये किताब आपका अखाड़ा है, जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़ों ने समझाया था कि ये किताब आप वाह गालिब हो जाएंगे तब किताब छापेंगे, या आप डराने के लिए किताब मत लिखिए। ये तो आपके वाह एक सफर है। आप किताब आपके छपेगी, लोग उस पर तबसरे करेंगे, तनकीद करेंगे, उससे आप सुधार पैदा होगी आप में, आपको लगेगा कि आपने कुछ काम किया है, फिर आगे जाए। बहरहाल इन सारी बातों के मद्देनजर मैंने कहा भाई ठीक है, जो कुछ भी मैंने लिख लिया है उसको इकट्ठा। फसले ताज़ा फिर वो शाया हुई, एजुकेशनल पब्लिशिंग दिल्ली ने उसे शाया किया था बड़े एहतमाम के साथ, और मैं बड़ा खुशकिस्मत था पब्लिशर के उस रवैये से, जो आमतौर पे आप लोगों को पता है पब्लिशर किस तरह ट्रीट करते हैं। तो इस जी मामले जी में जी। मेरे साथ थोड़ी सी उनकी बड़ी नरमी थी, और बड़ा हिसाब किताब ठीक रहा उस मामले में। उन्होंने मुझसे बिना कुछ लिए कुछ किताबें दे भी दिया था, तो इसलिए मैं समझता था कि मेरी पहली किताब इतने कर्रो फर के साथ जो शाया हो रही है, तो लगता है कि मैं कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद किताब 2009 में धूप के आलम में शाया हुई हिंदी रस्मल खत में, जिसमें अल्फाज के साए के सारे कंटेंट्स थे, और उसके बाद
कुछ भी हमने उस गैप में लिखा था वो सारी चीजें भी शामिल की गई। फिर अल्फाज के साय का पाकिस्तान एडिशन भी 2009 में छपा, उसे मुगल पब्लिकेशनर ने शाये किया था उसे। फिर उसके बाद धूप के आलम में 2014 में फिर उसका दूसरा एडिशन है, उर्दू बुक रिव्यू ने फिर छापा उसे। तो ये शेरी मजमुओं की रुदाद इस तरह रही। आपने इश्क था का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। जी जी। इश्क था में मेरी कोई शायरी नहीं है। दरअसल ठीक। ये बहुत ही कामयाब और बहुत बड़े शायर हैं डॉक्टर कलीम कैसर। कलीम कैसर। ये मुशायरों के हवाले से, अदब के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। तो वो चाहते थे कि उनकी जो आने वाला शेरी मजमुआ है उसको मैं तरतीब दूं अपने पसंद के हिसाब से, उसमें कलाम शाया हो। और हालांकि मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ मैं उनका, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपने हिसाब से उसको देखूं कि किस तरह से क्या छपना चाहिए। तो बहरहाल वो एक तरतीब दिया था मैंने, इश्क था उनके शेरी मजमुए का, और जो जी। मैंने चाहा उसमें शामिल किया, जिसको हमने हटा दिया उसको हटा दिया, जिन चीजों पे हमने उन्हें मना किया। तो बहरहाल वो कुछ इश्क था चीजें एक मैं और किताब पढ़ रहा की। था, जैसे खुशबू का बदन, आलम खुमार, ये क्या है? ये भी आपकी मुरतब करदा है या? असल में खुशबू का बदन मेरा शेरी मजमुआ है जो तैयार है छपने के लिए। और वाह। अगर तौफीक मिल गई तो ये किताब भी, खुशबू का बदन, तो शेरी मजमुआ है और तैयार है वो छपने के वाह। लिए। वो एक दूसरा शेरी मजमुआ भी तैयार है, उसमें उसका नाम देखिए, मैं आलम खुर्शीद, नहीं, आलम नहीं, खुमार। पास के साय जो पहला है, पहली किताब थी, वो दूसरी किताब का नाम देखिए अभी इस वक्त दिमाग से मेरे उतर, अभी याद आ जाएगी। तो आलम खुमार के बारे में आप पूछ रहे जी। थे। दरअसल 80 और 60 की दहाई में तकरीबन 20 सालों तक मुशायरे के स्टेज पे एक शहनशाही शक्ल और बड़े एहतराम के साथ सुना जाने वाला एक नाम खुमार बाराबंकवी साहब का था। वाह। बेशक। कुमार बाराबंकवी साहब की फन और शख्सियत पे कुछ मजामीन हमने इकट्ठा किए थे, जो कि जमा होते होते करीब 500 पेज के हो गए हैं वो। वाह। तो वो किताब मुरतब हो चुकी है और छपने के लिए तैयार है। बल्कि वो वाह। पिछले साल ही उसे शाया करना चाहते थे, लेकिन तकरीबन एक सवा साल हो गए। ये मेरी जो मुसलसल की दरबदरी है, कुवैत से दुबई और दुबई से ओमान और ओमान से कुवैत, तो बहुत सारी चीजें जो है ये गर्दे सफर हो गई हैं। और इससे की वजह से उसकी अशात जो है ताकुल का शिकार हो गई। आप मुसलसल सफ़र में रहते हैं, ये तो हमारे नाजरीन भी जानते हैं, और बहुत मसरूफ़ भी रहते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। क्योंकि आपने जिस तंजीम को इस वक्त, मैं कहूँगा कि चलाने का अज़्म और हिम्मत, जो हौसला दिखाया है, गल्फ उर्दू कौंसिल, ये इस वक्त नाम जो है हर मैं कहूँगा कि जी शऊर और पढ़े लिखे शायर अदीब की ज़ुबान पे ज़रूर होगा। क्योंकि आए दिन इस पे मुशायरे हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ नशिस्तें हो रही हैं, बेहतरीन मज़ामीन का एक सिलसिला चल पड़ा है, लेक्चर्स हो रहे हैं। इस बीच में मैं देख रहा था कि आप हिंदी भी जानते हैं, उर्दू से भी आपका लगाव है, अंग्रेजी से भी शगफ है, और अरबी जुबान तो क्योंकि अब आप अरब में हैं तो जाहिर सी बात है अरबी भी है। तो ये चार जुबानों के आप, मैं कहूँगा कि एक शख्स हैं। तो ये जो शायर है, इस शख्स के अंदर छुपा हुआ, वो ज्यादा लिखना किस में बेहतर समझता है? औलन जिक्र तो मैं उर्दू में ही लिखा हूँ। और जी। जो हम लोगों का पहला रुझान है कुछ भी लिखने का, वो उर्दू में ही है। इसी जी। वजह से उर्दू की किताबें ज्यादा हैं और हिंदी की सिर्फ एक ही किताब धूप के आलम में, बेशक कि वो 2 एडिशन शाया हो चुका है, लेकिन जी। उसके बावजूद भी ये उर्दू में ही सारे काम हैं। जो मैं अपने काम किताबों के हवाले से जो सबसे अहम काम मैं समझता हूँ, वो
कुवैत में अदबी पेशरफ्त, ये तारीख है कुवैत की, जिसको मैंने लिखना कहिए मुरतब करना कहिए, दोनों ही कह लीजिए, क्योंकि उसमें बेशुमार मज़ामीन मेरे लिखे हुए हैं और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। तकरीबन 400-450 पेज की इस किताब में, और मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे भी उसकी तस्वीर नजर आएगी आपको। और बहुत सारे उसमें जो महजरी अदब के पीएचडी स्टूडेंट हैं, वो कुवैत के हवाले से रेफरेंस उस किताब से मुसलसल ले रहे हैं अभी, और उनको पूरी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। जाहिर है 400-450 पेज की किताब है। वहाँ कुवैत में उर्दू अंजुमने, कुवैत के अखबारात व रसायल, कुवैत की शायरात, कुवैत का तारुफ और इस तरीके के मजामीन उसमें शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से किताब काफी वैल्यूएबल हो गई। और 1953 के बाद जो कुवैत में उर्दू अदब के नकूश मिलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट तारीख में बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि कुवैत में शेरो अदब का जो नकूश है वो 1953 के बाद शुरू होता है। उससे पहले जो लोग वहां पे थे वो उर्दू बोलते जरूर थे, शेर नहीं कहते थे। अफसाने तो और भी लेट हैं, नसर तो और भी लेट है। तो ये हालांकि काफी अच्छा काम हुआ, वो सारे यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेसर उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब एंडोर्स किया। तो वो एक थोड़ा सा वक्त मेरा लग गया उसमें, तकरीबन 7-8 साल टाइम लग गया उस रिसर्च में, क्योंकि नौकरी भी करना है और इनकलाब भी लाना है और बच्चे भी पालने हैं, ये दो काम एक साथ करना था। तो उसकी वजह से मेरी शायरी थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन ये काम जो था वो थोड़ा अच्छा हो गया। वो तमाम दोस्त जो है, एक सेकंड मुझे दीजिए जी। ये वो किताब नाज़रीन, वाह, कुवैत में अदबी पेशरफ्त, वाह। और इसको बड़े ढंग से एजुकेशनल पब्लिशिंग ने शाया किया था। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने इसका फ्लैप लिखा था, इसका बैक फ्लैप मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब ने लिखा था। तो इसमें दिपात्रा भी पढ़ने के लायक है। कुवैत के उर्दू तालीम की नवैयत जो है, वो अभी किसी ने एक सवाल किया था, मैं उसको भी टच करता चलूं कि कुवैत में उर्दू तालीम पाकिस्तानी स्कूल में, जो कि कुवैत में 7 पाकिस्तानी स्कूल हैं, वहां के 7 स्कूल में बहैसियत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो 22 इंडियन स्कूल में, कुछ स्कूलों में उर्दू बहैसियत सब्जेक्ट है, कुछ स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता जी। तो इस तरह से के तालीमी मामला जो कुवैत के हैं, जो खासतौर से बाहर के रहने वाले लड़के हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या इंडियन और पाकिस्तानी के अलावा भी कोई वहां उर्दू पढ़ता है? एक सवाल ये भी स्टैंड कर रहा है। तो जो पाकिस्तानी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि श्रीलंकन बच्चे भी आप देखने को मिलेंगे वहां पे, क्योंकि पाकिस्तानी स्कूल निस्बतन सस्ते हैं इंडियन स्कूलों के मुकाबले। तो दूसरी जबान कुछ इजिप्शियन बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं अभी, कुछ श्रीलंकन बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं, कुछ अरब बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। तो ये जो लोग वहां पढ़ते हैं तो वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हाँ, कुछ पाकिस्तानी बच्चे इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं, अगर जिस इंडियन स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहां उर्दू नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये उर्दू की तालीम का ये निज़ाम है स्कूलों की हद तक। कुवैत के यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें कि मतलब वहाँ कुवैत में स्कूल भी इसी नाम से है कि ये इंडियन स्कूल है, ये पाकिस्तान का है, ये कुवैत का है, ये सऊदीया का है। मैं थोड़ा सा इसको और डीप में जाऊं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी तमाम दोस्तों को। जी, स्कूल ऑनरशिप वहां पे लोकल है। लोकल ऑनरशिप से मुराद ये हो गई कि कुवैतीज ऑनर हैं उसके, और उन लोगों ने अपने स्कूल इस तरीके से यहाँ पे आप स्कूल खोलते हैं। वो टारगेट किया जाता है मार्केटिंग के हिसाब से कि किन बच्चों को पढ़ाना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्कूल ये तय कर लेता है कि हमें पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाना है, तो वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के में जो उनका बोर्ड है उससे वो एफिलिएशन लेते हैं।
और ओके। अगरचे वो ये तय कर लेते हैं कि नहीं इंडियन स्कूल चलाना है, इंडियन बच्चों को टारगेट करना है, तो वो सीबीएसई वगैरह से अपने आप को टाई अप कर लेते हैं। कुछ इसको जैसे बहुत डॉन अच्छा, बॉस्को भी है वहां पे, बहुत दिल्ली अच्छी पब्लिक वजाहत स्कूल भी है, डीपीएस बहुत सबसे महंगा स्कूल है वहां पे, डीपीएस वो भी है वहां। यहाँ लेकिन वो यहाँ लोकल ऑनरशिप है और उनके साथ ये टाई अप में है। हाँ, अब ये कि ओके। जैसे डीपीएस है, अब डीपीएस में कोई वहाँ पाकिस्तानी आके पढ़े, कोई श्रीलंकन आके पढ़े, बांग्लादेश का स्कूल नहीं है, बांग्लादेशी बच्चे सब इंडियन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वहां पे जो निजाम है स्कूल का वो एक तय कर लिया गया कि भाई इंडियन स्कूल है ये, और उनके नाम भी उसी तरीके से रखे जाते हैं ताकि मार्केटिंग पर्पज से कि उसी तरीके के बच्चों को और उस तरीके के गार्जियन को वहां पे इंस्पायर किया जाए। जैसे इंडियन कम्युनिटी स्कूल है, जी जी डॉन बॉस्को वालों का हालांकि कुछ और नाम है वहां पे, डीपीएस वालों ने ये सब एप्लीकेशंस हैं। तो स्कूल इस तरह से है वहां पे, बहुत अच्छा। लोकल ऑनरशिप की। जी जी जी, ये बेहतरीन वजाहत कर दी आपने। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन को, क्योंकि हमारे सामने ना सिर्फ नाजिम बल्कि एक मारूफ शायर भी है, तो मैं चाहूँगा कि निज़ामत का वो लबो लहजा जो आपने कहा कि बचपन में लोगों ने मेरा कद बुद देखा, मेरी आवाज़ देखी, आज भी माशाल्लाह आवाज़ भी अच्छी है, कद भी अल्लाह ने बख्शा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ में अपने कलाम को जो है नाजरीन को सुनाएं, ताकि ये भी महसूस हो और हम भी महसूस आज 5 अगस्त है। हों। जी मैंने अभी 2 अगस्त का जिक्र किया था कुवैत के हवाले से, जी और 5 अगस्त को आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जी। मैं अपनी नज्म उम्मीद पेश करूंगा, उम्मीद, वाह। क्योंकि आज के दिन के मुनासिबत से ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये भी एक उम्मीद पे नज्म लिखी उम्मीद गई ही है। मैं पेश कर सकता हूँ। जी जी। हालांकि पिछले हफ्ते जो कुछ इस्तांबुल में हुआ वो भी मेरे जैसे आदमी के लिए वो भी परेशान करने वाला ही मरहला था। जी जी। चश्मे हैरत में चश्मे हैरत में, जख्मों और लाशों का जो समुंदर वाह, चश्मे हैरत में, ठहर वाह वाह ठहर कर डरा रहा है। वाह, ठहर ठहर के डरा रहा है। चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है। वाह मैं उसके साहिल पे बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर 2-4 नज़में लिख रहा हूं। वाह वाह वाह, क्या बात। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं। वाह चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर वाह, कर डरा रहा है। मैं उसके साहिल पे बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर 2-4 नज़में लिख रहा हूं। लिख रहा अगर हूँ। मैं ऐसा न वाह, करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं। हाँ 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 हाँ, वाह, बहुत खूब। हाँ साहब, अगला बंद मुलाजा फरमाइए कि यह अहद हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं। अगर कुछ हाँ इसके हाँ, सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है। फिजा वाह में वाह धुआं घुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूँ, 2-4 नज़में लिख रहा हूँ। अगर लिख मैं रहा ऐसा हूँ। करूं वाह तो वाह मुझे बताओ कि क्या करूं। वाह, खूबसूरत अहद अंदाज। हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं। अगर कुछ इसके वाह सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है। फिजा में धुआं घुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूँ, 2-4 नज़में लिख रहा हूँ। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या। वाह, मेरे बेशक। अजीजों, मेरे रफीको, आओ मिलकर जतन करें ये, उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें, हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें। वाह उम्मीद रखना यहां से एक दिन नया सवेरा नई उमंगों के हाथ थामे मौसमों को बदल ही देगा। कान अपना लगाए रखना,
उफक पे नजरें जमाए रखना, कान अपना वाह वाह, लगाए आपका अपना लाइक रखना। रखना, उफक पे नजरें। वाह, बहुत शुक्रिया। आप क्या मुलाजा बात फरमा है। रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज्म आपने पढ़ी, बल्कि मैं कहूँगा कि लोगों ने इसका खूब मज़ा भी लिया। वाह वाह, तमाम हमारे नाजरीन ने किया है। मैं इस बीच में ये आपको बताता चलूं कि लिबनान का भी हमने कल एक वीडियो, छोटा सा क्लिप देखा कि बहुत बड़ा कोई ब्लास्ट हुआ। तो ये इस नज्म को हम सुन रहे थे, तो वही वो समंदर ठाठे मारता हुआ किसे कैसे उछला। तो ये जाहिर सी नज्म बात है। 2018 में मैं उस वक्त ये नज्म को कहा था जिस वक्त मैं दुबई में कयाम पजीर था। बल्कि मैं हाँ, कयाम पजीर लफ्ज नहीं, अपने आप को अकामा पजीर कहता हूँ। तो हाँ, वहां पे मैं था और उस वक्त सीरिया में बॉम्बिंग हो रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, एक वहां यमन हसास, यमन की सूरत। बिल्कुल बिल्कुल, यमन है हमारे सामने है, फलस्तीन हमारे सामने है, जी, हिंदो पाक पूरा हमारे मिडिल ईस्ट। सामने है, दुनिया, बिल्कुल, बल्कि पूरी दुनिया हम कह सकते हैं सामने है। और एक हसास और नब्ज शनास शायर ही जो है, इससे तासुर है, जो है इससे मुतासर होता है, और एक बात जो है दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। नूरी जमशेदपुर साहब, सलीम वहीउद्दीन साहब, फूलबंद साहब, सलाम हमीद साहब, और हबीब नदीम साहब, इन सब साहब ने बड़प्पन आपकी क्या हौसला अफजाई के साथ साथ तहरीक की भी हौसला अफजाई की है। हमें ये कहा है कि इस तहरीक के पेज से हमें रोज एक शख्सियत जो है देखने को मिलती है। ना सिर्फ वो शख्सियत होती है, बल्कि अपने आप में एक तहरीक होती है। तो इन तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक गजल भी इस वक्त सुना दें। एक माहौल बन गया है ऐसा ही, आपने कुछ वही है कि हमें लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। अजब दौरे हवादिस है कि अब इस शहर सियासत में हमें लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। नहीं। जी, मतलब समाज फरमाइए। जी। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। वाह, मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम वाह, हमारा निकल निकल, रहा है। वाह मेरे वाह वाह अज़ीज़ों, तुम्हें वाह सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। वाह खुशियों की हसीन झुरमुट में दम वाह, हमारा निकल निकल रहा है। रहा है। शेर समाज फरमाए। वाह, अजब फिजाओं का रुख हुआ है, जमीन की चादर सरक चुकी है। शेर काबिल गौर व तवज्जो। जी जी, इरशाद। जब फिजाओं का रुख हुआ है, जमीन की चादर सरक चुकी है। हाँ कदम हाँ, जमी की जहां पे चादर। वाह, मैं रख रहा हूं, वहीं से लावा निकल रहा है। मेरे वाह अजीजों, वाह तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। ये है दे हाजिर की है हकीकत के आसमां की इनायतें हैं।
वाह ये है हाजिर की है हकीकत, वाह या आसमां की इनायतें हैं। वाह जमी पेड़ी रगड़ रहा हूँ, जमी वाह पेड़ी रगड़ रहा हूँ, लहू का चश्मा उबल रहा है। वाह वाह वाह, लहू का चश्मा। वाह तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल चल रहा, वाह खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। मेरे वाह अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। वाह, डॉक्टर साहब, ये ये शेर खूबसूरत सुना था। तरन्नुम। वाह बहुत शुक्रिया कि ये सूखे पेड़ों, कल मुझसे किसी ने सवाल किया था कि गजल के माने तो माशूका से वाह गुफ्तगू के होते हैं। मैंने कहा भाई बात यह है कि माशूका से गुफ्तगू के होते हैं तो क्या गुफ्तगू करनी है। हाँ, दाग के जाहिर सी माशूका बात। का जमाना और डॉक्टर इरफान आरिफ के माशूका के जमाने में फर्क है। फर्क है, बहुत फर्क आ गया है, बेशक। दाग बेशक अपनी माशूका से वो बातें नहीं करते थे जो डॉक्टर इरफान आरिफ करते हैं। आज वो अपने कश्मीर के लॉकडाउन पे भी सब बात करते हैं और हुकूमत के बिगड़े हुए रवैयों पे भी बात करते हैं। गोया कि उस बेशक। माशूक से बात तो हो सकती लेकिन बातें सारी होंगी। हाँ, ये माशूक बनाया किसे जाए। के जर्द पत्ते मेरी तबाही पे हंस रहे हैं। वाह ये सूखे पेड़ों के जर्द पत्ते हाँ हाँ हाँ। मेरी तबाही पे हंस रहे हैं। इन्हें वाह खबर क्या कि रफ्ता रफ्ता समय का सूरज पिघल रहा है। मेरे वाह वाह अजीजों वाह। तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। वाह खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं, एक दो शेर और वाह बर्दाश्त करें। वाह मुजस्सिमों की खामोश आंखों से खून टपकने की है अलामत। मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब का भी अभी मैसेज यहाँ से वायरल हो रहा है। ये मेरी बड़ी जी जी, खुशी कि मैं नाम लेता, मैंने लिख याकूब दिए थे, तसव्वुर मैंने साहब कहा। मेरे उस जमाने के करम फरमा है जिस जमाने में मुझे कोई नहीं जानता था। और उस वाह, जमाने में उन्होंने मेरी शायरी पे मजमून भी लिखा, अपने घर पे दावत भी की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शायरी पर मैंने लिखा है, अभी हाल ही में वो पब्लिश हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे बेहतरीन नाजरीन याकूब में से तसव्वुर एक है। साहब हमारे गल्फ में जो उर्दू शुअरा और उर्दू शायरी है, आप उसकी नाक हैं, आप उसका वाह वकार हैं। हमारी वाह बदकिस्मती की उसके बाद से हमारा राब्ता जो है कम कम हुआ किसी अपनी मसरूफियत की वजह से। लेकिन दूर होने से ये नहीं है कि एहतराम में कोई कमी रही। वाह, जिंदाबाद मुजस्सिमों जिंदाबाद। की खामोश आंखों से खून टपकने की है अलामत। मेरी वाह गजल का नफीस लहजा, मेरी गजल का नफीस लहजा
भी सख्त नौहे में ढल रहा है। वाह मेरे वाह वाह को वाह। तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल वाह रहा है। एक शेर और समाप्त फरमाए। मॉब लिंचिंग भी बहुत हुई पिछले एक सालों में, तो फिर ऐसे माहौल में तो ऐसी ही गजल होनी थी कि बेशक। सभी दलीलें हुई है नाकिस, वाह, सभी है दलीलें हुई हैं खून नाकिस। से लथपथ हर एक मंजर, वाह, सभी दलीलें हुई हैं हुई नाकिस। है नाकिस, है वाह खून से लथपथ हर एक मंजर, हर एक वाह आला ज़हीनो दानिश, हर एक आला ज़हीनो दानिश कदम कदम पर संभल रहा है। रहा है। वाह वाह वाह। तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। वाह वाह खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम वाह हमारा निकल रहा है। मेरे अजीजों वाह। तुम्हें सुनाऊं। कोई दोस्त अभी कह रहा था कि कश्मीर के मामलात पे शायरों ने मौजू बनाया है शायरी में। अभी अभी ताजा गजल में देखिए मैं। मैंने अभी लिखा है कि कश्मीर को रोऊं कि मैं अब शाम को रोऊं, वाह, कश्मीर को रोऊं कि मैं शाम। कि मैं अब शाम को रोऊं, ढाए हैं सितमगर ने सितम और तरह के। ओए होए होए होए। वाह मक्ता समात फरमाए कि हयात के इस मामले को हयात के इस मामले को बयान करना भी है जरूरी। बेशक। जभी से आलम समझ में आया तभी से चश्मा बदल रहा है। मेरे वाह वाह वाह, अजीजों चश्मा बदल रहा तुम्हें सुनाऊं वो है। हाल वाह अपना जो चल रहा है। वाह वाह खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वाह। वो हाल अपना जो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिर तमाम दोस्तों। जाहिर सी बात है, जिस खूबसूरती से, जिस नफीस लह और लहजे से आपने आज का अलमिया जो है, आज का नोहा जो है ये पेश किया है, इसके लिए मैं क्या ही दाद दूं। आपने खुद देखा है स्क्रीन पे कि नाजरीन की लगातार दाद आ रही है। तो ये जो अलमिया, यही मैं कहूँगा कि एक शायर की जिंदगी है कि वो जो देखे, जो सुने, महसूस करे, उसका बयान करे। फहीम अख्तर साहब जुड़ चुके हैं, वो बार बार दो तीन मैसेज उनके आ चुके हैं, लेकिन आप खूबसूरत लय और तरन्नुम में गा रहे थे तो मैं इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझता था। मेरे तो बड़े मैं। भाई हैं, हाथ से जी उनका जी। बड़ा और उनका वो दुलार वाला एक दस्ते हाँ, शफकत मेरे सर बराबर रहता है। तो तो चाहे जमीन की चादर आपने जिक्र किया, या खून के चश्मे, या के जो भी जर्द पत्तों की बात की, जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें सुन के हम, यानी कश्मीर वालों को लगेगा कि हमारी ही बात है। वरना ये चाहे मिस्र हो, लबनान हो, यमन हो, जो भी सुनेगा उसे वो उसी की दास्तां मालूम होगी। तो अगर मुझे ये पहले पता होता कि आप तरन्नुम में गाने वाले हैं, तो मैं ये जरूर कहता कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। बहरहाल, जब आप कह ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं, तो आपकी समातों की नजर में ये शेर जरूर करूंगा कि क्या था वो, कि हाँ, उसके लहजे में कयामत की फसूंकारी थी, लोग आवाज की लज्जत में गिरफ्तार मिले। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने जिस खूबसूरती से, नफीस पाक साफ लहजे में
पूरी सदी का अलमिया जो है पेश किया है, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अफरोज आलम साहब जो है आलमी सतह पर एक आला मुकाम रखते हैं, ये फ़हीम अख्तर साहब का आपकी स्क्रीन पे भी आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत जब गुफ्तगू हो रही है तो जाहिर सी बात है हम गज़ल और भी सुनेंगे। खलीज ममालिक में उर्दू अदब की अहमियत और अफादियत जिसको हम देखते भी आ रहे हैं, अभी आपने स्कूलों की बात की, शाजली साहिबा ने कहा कि यह हमारे लिए नई बात है। कुछ और भी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की जब मालूमात हासिल हुई उन्हें कि भाई ये एक चाहे वो इंडियन स्कूल है या पाकिस्तान, यही चीज़ें हैं कि हम किसी शायर अदीब फनकार की वसातत से आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि खलीज ममालिक में, क्योंकि आप गल्फ उर्दू कौंसिल के सदर हैं, पहले तो ये भी मद्देनजर रखते हुए कि भाई गल्फ उर्दू कौंसिल जो है ये किस तरह के इसके क्या मकासद हैं, ये किस तरह के अपने मैं कहूँगा कि प्रोग्राम्स कराती है, और बिलखसूस गल्फ कंट्रीज में खलीज ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ उर्दू की सूरत हाल क्या है? उर्दू की सूरत हाल, बहुत शुक्रिया आपके, अच्छा सवाल किया आपने और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जाहिर है कि गल्फ उर्दू काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूं तो इसका जवाब मुझे ही देना चाहिए। जी और असल में देखिए, गल्फ जिसको हम कहते हैं, ये बात समझना सबसे पहले जरूरी है कि गल्फ हम जिसे कहते हैं वो क्या है। गल्फ जिस तरीके से भारत में रहते हुए हमने एक सार्क, एक कमेटी है जिसमें भारत के किनारे बसने वाले 7 मुल्क, 6 दीगर मुल्क भारत के साथ मिलके एक सार्क बनाते हैं। हाँ, साउथ सार्क एशिया ममालिक। जी जी जी। साथ में ठीक उसी तरीके से अरबियन गल्फ के किनारे बसने वाले 6 मुल्क जो वाह सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क हैं, वाह। जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर, मुतहद्दा अरब अमीरात, जिसमें वाह दुबई उसका एक सूबा है, अबू धाबी उसका कैपिटल है। वाह। ये 6 अमीरात का एक मुतहद्दा है जो एक कंट्री की शक्ल में दुनिया के सामने पेश होता है, और उसको कहते हैं मुतहद्दा अरब अमीरात। यूएई। और जी हाँ। सल्तनत ऑफ ओमान। जी ये 6 कंट्री, ये 5 जो छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, जैसे ओमान का रकबा निस्बतन काफी बड़ा है। यूएई का रकबा उनके 6 अमीरात को मिलाने के बाद भी ठीक ठाक बड़ा हो जाता है। तो वाह सऊदी अरब के बाद अगर छोटा रकबा देखा जाए तो ओमान का है। ये वाह सारे 6 मुल्क मिलकर पॉलिटिकल तौर पे गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वाह वाह। जो गल्फ के एक दूसरे को बाहमी उनको डेवलपमेंट के मामले में और उनको हर तरीके से एक दूसरे को मदद करती है, वो सारे ममालिक आपस में। और उनका एक ये जीसीसी कंट्री कहते हैं उनको, ये अरबियन गल्फ के पास के बसने वाले 6 मुल्क। वाह, बेहतरीन गल्फ वजाहत। उर्दू वाह। सारे मुल्क के अपने अपने कवानीन हैं और अपनी अपनी फ्रीडम है, और उन दो इनके पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर से इसमें फर्क है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब जो है वो किंगडम है, लेकिन वहीं बगल का मुल्क कुवैत जो है उसको सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। ठीक। सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए कहा जाता है कि वहां पार्लियामेंट में जो मेंबर इलेक्शन के जरिए वहां इंतखाब से आते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से आपके यहाँ राज्यसभा है, उनके यहाँ भी एक हाउस वो भी है जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वहां पे। तो वहां इलेक्शन के बाद सरकारें तो नहीं बदलती हैं, लेकिन पार्लियामेंट बदलता है, अवाम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठते हैं। सऊदी अरब की सूरत हाल ये है कि वहां पे जो उनके नुमाइंदे जो हैं गवर्नमेंट के ही इलेक्टेड लोग होते हैं, इंतखाब से नहीं आते हैं, लेकिन कुवैत में वो इंतखाब से आते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। फर्क है। दूसरे सऊदी अरब में अगर देखें तो वहां शरई लॉ लागू है। जी मिसाल के तौर पे कि अगर खवातीन बाजार में जा रही हों तो वो भूखे में रहेंगी, नमाज का वक्त होगा तो आप एहतरामन जब अजान होती है तो दुकानें बंद कर दी जाती हैं। हालांकि पहले ये कानूनी तौर पे था, अब वो कानून उस तरह से नहीं है। अब वो थोड़ा सा ढील होने के बावजूद भी एक तो आदत है वो तो रहेगी। तो
तो ये सब फर्क है वहां पे। इसी तरीके से कवानीन में भी बहुत सारे फर्क हैं। हर कंट्री के अपने अपने कानून हैं, और बॉर्डर जो है वो उनके लिए बंद है, और सब। जो खलीजी ममालिक के, जो जीसीसी कंट्री के जो नेशनल हैं, वो अलाउ हैं एक दूसरे के कंट्री में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखा के इस तरह चले जाते हैं जिस तरीके से एक भारतीय नेपाल का दौरा कर लेता है बिना किसी पासपोर्ट के। आप बॉर्डर पे सिर्फ आपको आईडी कार्ड अगर चेक कोई पूछ दिया तो करना है, वरना। लेकिन बहरहाल गल्फ में ऐसा नहीं है, वो बॉर्डर है, बॉर्डर पे आपको अपना आई कार्ड दिखा के और वो जा सकते हैं। लेकिन जो खारजी वहां पे रह रहे हैं पूरे 6 मुल्कों में, जैसे कि कुवैत में रह रहे हैं, कुवैत में इस वक्त आपको हैरत होगी 70% तारिकीन वतन वहां पे तलाशे रिस्क में है। जो आबादी इस वक्त 2019 के मर्दमशुमारी के मुताबिक 45 लाख की कुवैत की आबादी में 70% तारिकीन वतन रह रहे हैं। दुबई की अप्रोक्सीमेटली 25 लाख की आबादी दुबई सिटी की है, जिसमें आपको हैरत होगी कि 58% आबादी जो है वो इंडियन की है। मैं इसलिए इस बात को वाजे करता हूं ताकि आपको मैं उर्दू को समझा सकूं आगे चल के अपने बातों। बेशक बेशक, बहुत अच्छी वजाहत है, मालूमाती गुफ्तगू हो रही है। जी हाँ। 58% इंडियंस और 18% पाकिस्तानी, ये दोनों मिलकर तकरीबन 70% एक शक्ल और एक सकाफत के लोग वहां जमा होते हैं। ईरान से जो लोग वहां पे आ रहे हैं, अफगानिस्तान से जो लोग वहां पे आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो लोग वहां पे आ रहे हैं, श्रीलंका से भी जो लोग वहां पे आ रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो उर्दू सीखें, ताकि यहाँ के जो एक बड़ी आबादी है, अरबी के बाद जो सबसे बड़ी आबादी पूरे गल्फ में, वो उर्दू स्पीकर की है। मैं कुवैत में फिर इस बात को मैं लेके चलूं, कुवैत की 70% की आबादी, जो 45% पे तकरीबन अप्रोक्सीमेट 14 लाख की आबादी अरबियों की है, उसके बाद से जो सबसे बड़ी आबादी है वो इंडियन की है 10 लाख की। और इजिप्ट, सीरिया और मिडिल ईस्ट के जो लोग अरबी बोल रहे हैं, उनको अगर हम एक तरफ कर दें तो अरबी बोलने वालों की तादाद अगर 14 लाख के करीब करीब कुवैतीज की है, तो वो उन मुल्कों से मिला के करीब करीब 8-10 लाख की आबादी वो भी हो जाती है। तो 50% से ज्यादा की आबादी अरबी बोल रही है। लेकिन उसके बाद की जो आबादी है उसमें सबसे बड़ी जबान जो है वो उर्दू है। वाह। ये सूरत हाल मैं सिर्फ कुवैत की नहीं कर रहा हूं, ये सूरत हाल आपकी दुबई में भी है, ये सूरत हाल आपका सऊदी अरब में भी है। ऑफिसेज में अंग्रेजी का बोलबाला अरबी के बाद है, लेकिन बाजारों में आपको टैक्सी ड्राइवर के पास, बाजार से शॉपिंग करने के लिए, सुपरमार्केट में आपको किसी दूसरी जबान के जानने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक अगर आप मल्टी लैंग्वेज है, जैसे कि मैं अरबी भी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, और उर्दू तो बहरहाल हम लिखते पढ़ते बोलते ही हैं। तो कहने का मतलब ये कि उर्दू पूरे गल्फ में प्रैक्टिकल के तौर पे वो सबसे बड़ी जबान है अरबी के बाद की। हाँ, ये और बात है, सरकारी सतह पे उर्दू को सेकंड लैंग्वेज कहीं नहीं करार दिया गया, लेकिन पूरे खलीजी अरब में अक्रॉस द, मैं कह रहा हूं कि मस्कत से लेके जद्दा तक और जद्दा से लेके कुवैत तक का एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो इसके दरमियान में जो आबादी बस रही है उसके लिए उर्दू दूसरी सबसे बड़ी जबान है। अब ये कहेंगे कि रोजगार के मौके क्या हैं वहां पे, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि खास तौर से अगर आप शॉपिंग के रिलेटेड रिटेल बिजनेस में हैं, ऑफिसेज में हैं, कस्टमर के साथ आपका डीलिंग है, तो अरबी के बाद जो सबसे बड़ी जबान है वो उर्दू है। और इस तरीके से उर्दू आपको हेल्प करती है, वहां पे आपको मदद करती है। आपको बाजार घूमने जाना है तो आपको किसी ऐसा नहीं है कि आप उर्दू नहीं जानते हो, खासतौर से दुबई जैसी जगह पे, वहां पे आपको किसी दूसरी जबान की जरूरत कभी महसूस ही नहीं होगी। तो इसलिए उर्दू की सूरत हाल गल्फ में बिल्कुल बहुत अच्छी है। अब सवाल उठता है कि गल्फ उर्दू काउंसिल के कयाम की जरूरत क्या थी। बेशक।
का दूसरा सवाल, गल्फ उर्दू काउंसिल के कयाम की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि हम ये चाहते थे कि खलीजी ममालिक में बसने वाले जो अदीब हैं, मिसाल के तौर पे ओमान क्या कर रहा है इस बात की खबर कुवैत, तो अभी तो आज आपके पास सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया और जूम से मुशायरे भी कर रहे हैं, लेकिन 2015 में अभी हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, ये जूम नाम की कोई चीज नहीं थी, बेशक नहीं थी। और इस तरीके के मुशायरे वर्चुअल नहीं होते थे। इस वजह से हम लोगों ने एक बाहमी अंजुमन का तस्वुर किया कि पूरे खलीज के लिए एक ऐसी अंजुमन का कयाम हो जिसके जरिए जो लोग, जो अदीब हैं, एक दूसरे मुल्क में बसने वाले, एक दूसरे से वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके, मुलाकात की कोई गुंजाइश निकाल सके। तो जिस वक्त हम लोगों ने ये अंजुमन बनाया था, उस वक्त हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश थी कि हर साल हम राउंड अप करेंगे, जिस तरीके से सार्क की मीटिंग हो रही है हर साल एक कंट्री में, जिस तरीके से जीसीसी की एक मीटिंग होती है हर साल एक में, उसी तरीके से उर्दू लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से गल्फ के हर शहरों में साल में एक बार एक तय कर लेंगे कि भाई हमारी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, और शुवरा जमा होंगे तो जाहिर है जब तक शेर नहीं पढ़ते हैं तब तक बिरयानी अकेले काम नहीं करती, तो शेर तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे जमा होकर, तो जाहिर है ये मुलाकात, तो ये बाहमी मुलाकात और राब्ते के लिए एक गल्फ उर्दू काउंसिल का कयाम हुआ। चूंकि गल्फ उर्दू काउंसिल में सब राइटर हैं, तो इस वजह से इस मामले में सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने जिद्दा में किया था, उसके बाद 2 प्रोग्राम कुवैत में हुए, और फिर छोटे छोटे हमारी जो झैली तंजीमें हैं वो अपने छोटे छोटे प्रोग्राम करती रहती हैं। तो ये एक उस बहाना था गल्फ के तमाम अदीबों को जोड़ने का, इस वजह से गल्फ उर्दू काउंसिल का कयाम हुआ। और उसके बाद अभी अभी हम लोगों ने जो एक सेमिनार किया है 17, 18 और 19 अगस्त, सॉरी जुलाई के, ये अब मैं अपने तरफ से तो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है। फहीम भाई का जिक्र आपने किया था, फहीम साहब एक सेशन की सदारत कर रहे थे, जो लेक्चर के सेशन थे वो 6 सेशन 3 दिन में पूरे किए गए, और इख्तितामी मरहले में 3 स्पीकर, और फिर इब्तदाइया और ओपनिंग सेरेमनी जिसको हम कहते हैं उसमें 5 स्पीकर ने शिरकत किया। इस तरीके से करीब करीब 45 दानिश्वर इस सेमिनार में पूरी दुनिया से शिरकत किए। तो ये बड़ा और कामयाब प्रोग्राम गल्फ उर्दू काउंसिल के ज़रिए तमाम अभी अभी हम लोगों ने किया है, और दरमियान में ये हमारी ज़ैली तंजीमें हैं वो कुछ न कुछ अपना एक्टिविटीज करती रहती हैं। तो ये गल्फ उर्दू काउंसिल का असल मकसद जो था, खलीज में बसने वाले जो शुअरा थे, अब मैं कानून की बात में फिर वापस लेके आता हूँ, मैं फिर एक कानून की बात फिर वापस लेके आता हूँ आपको, कि जो गल्फ के मुख्तलिफ मुल्कों में जो अलग अलग कवानीन है, उसमें पेचीदगियां उसमें क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुवैत में अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ, गल्फ उर्दू काउंसिल कुवैत में अपना प्रोग्राम कर रहा है, तो कुवैत में 2008 से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा लगाना उन लोगों ने बैन कर रखा है। ठीक। अब गल्फ के दूसरे मुल्क में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो कुवैत के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सके, 2 बार प्रोग्राम हुआ जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। गल्फ में बसने वाले जो उर्दू राइटर हैं, वहां ये इस बात का इम्तियाज नहीं है कि सिर्फ इंडियन है, वो इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी, अब तो अरब भी आ गए हैं हमारे साथ। समीरा अजीज साहिबा भी हमारी सूबाई सदर हैं जद्दा से, और इकबाल तारिक साहब बहरीन से हमारे सूबाई सदर हैं, और बहरीनी पासपोर्ट होल्डर हैं बुनियादी तौर पे, वो उनका ताल्लुक जो है पीछे पाकिस्तान से, तो वो तो अरब भी अब शामिल हो चुके हैं हमारे इससे उसमें। तो ये कुछ परेशानियां हैं, तो हम उसको कहते हैं कि जो हो सकता है, मिसाल के तौर पे सिर्फ पाकिस्तानी दोस्त जो है कुवैत नहीं जा सकते, तो उनके अलावा जो जा सकते हैं वो चले जाएं। वही बात कतर के लिए आ जाती है कि सऊदी अरब से कतर की फ्लाइट बंद कर दी गई है, यूएई से उनकी फ्लाइट बंद कर दी गई है, तो वहां बसने वाले अदीब जो हैं कतर जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वापस भी आना है और नौकरी भी करनी है। तो ये सब कानूनी मसाइल को
मलहूज़े खातिर रखते हुए गल्फ उर्दू काउंसिल चाहती है कि खलीज में बसने वाले जितने भी उर्दू राइटर्स हैं आपस में वो एक दूसरे से बाहमी मुलाकात करें और अपने तख्लीकात और अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। हालांकि ये काम हम रिसालों के जरिए भी कर सकते हैं, जैसा अभी हबीब नदीम साहब ऑनलाइन थे, उनकी सरपरस्ती में उर्दू सफर के नाम से हम लोग एक अखबार भी निकालते हैं। तो बहरहाल गल्फ उर्दू काउंसिल से तो उसका कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हबीब नदीम साहब वहां पे गल्फ उर्दू काउंसिल के भी मेंबर हैं और मैं उस अखबार का भी ऑनररी एडिटर हूं। तो मैं यूं कहिए कि बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हर रास्त जो है बराह रास्त हो जाता है। तो ये काम तो बेशक, हम इसमें कोई शक नहीं। भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये समा है कि जहां एक तरफ आप सऊदी अरब में जद्दा से बात कर रहे हैं, वहीं हमारे हमीद सलाम साहब थे, वो बांग्लादेश से आपकी पजीराई कर रहे थे। शाजली साहिबा हैं, वो शाजली साहिबा जो है वो न्यूजीलैंड से थी। फहीम अख्तर साहब हमारे लंदन से हैं। तो ये एक, मैं कहता हूँ कि ये पुल का काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे से जो मुलाकात कर रहे हैं। और गल्फ इसके लिए जो उर्दू आपको खास काउंसिल, तौर से मुबारकबाद देनी चाहिए, आपने इनिशिएटिव शुक्रिया। लिया। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि ये जो गल्फ कंट्रीज को आप जोड़ रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान भी आए, हिंदुस्तान के लोगों को भी जोड़ें। और ये जो एक सिलसिला है, क्योंकि ये लॉकडाउन ने जहाँ बहुत सी तबाही और बर्बादी की है, इसके बहुत से मुज़र असरात भी हैं, चाहे अदब में देखें, अखलाकियात में देखें, समाज में देखें। सियासत का तो है ही बुरा हाल, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कुछ इसके मस्बत पहलू भी नजर आए हैं, जिसमें से एक यही है कि हमें घर बैठे हुए बहुत से शायरों, अदीबों, दानश्वरों से बात करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दरमियान हैं, तो हमारी मौजूदा नस्लें या आइंदा आने वाली नस्लें, इन तमाम तर को मद्देनजर रखते हुए उर्दू की अहमियत, उसकी अफादियत पर अगर आपका कोई मुख्तसर तरीन पैगाम हो, तो उसको ज़रूर आप हमारे साथ साझा करें, शेयर करें। मैं इस मामले में, मैं अभी जो आप कह रहे थे कि गल्फ उर्दू काउंसिल से भारत और पाकिस्तान को किस तरह से जोड़ा जाए या जोड़ा जाना चाहिए, इस मामले में हमारी काउंसिल ने मुस्तफिका तौर पे ये फैसला किया हुआ है कि जब भी हमारा बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि भी इवेंट हमारा जिद्दा में हुआ 2015 में, फिर उसके बाद 16 में और 17 में यहाँ पे कुवैत में भी हुआ, ऐसे मौके पे हम हर बड़े प्रोग्राम में दो बड़े मेहमान को भारत पाकिस्तान से बुलाते हैं, ताकि वो ये देख सके कि हम लोग क्या करते हैं। इस जिमन में हमारे मेहमान प्रोफेसर पीरजादा कासिम रज़ा और प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब दिल्ली से जद्दा के प्रोग्राम में मेहमान रहे। जद्दा की उस वक्त की बात, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे मोहतरम महताब कद्र साहब, उनकी क़यादत में बहुत ही खूबसूरत और बड़ा प्रोग्राम हुआ और ये दोनों मेहमान बाहर से थे। तीसरे मेहमान भी उस वक्त हमारे खालिद इरफान साहब भी अमेरिका से उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद कुवैत में जब प्रोग्राम हुआ तो एक दो उसमें शौकत फहमी साहब, अली इमरान साहब, ये लोग भी शामिल हुए वहाँ पाकिस्तान से। तो खलीजी ममालिक के जो दोस्त शामिल होते हैं दूसरी जगहों पे प्रोग्रामों में, इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में इंडिया पाकिस्तान से या बाहर से भी कम से कम 2 लोगों को हम शामिल करें, के तौर पे सनद रहें कि गल्फ उर्दू काउंसिल जो काम कर रही है ये उसका डीरेल तो नहीं हो गई है अदब के हवाले से। और आपने पैगाम की बात की, तो मैं बस एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि उर्दू का ताल्लुक पे अक्सर ये बात होती है कि उर्दू एक जबान है और वो जिससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कोई भी जबान का किसी मजहब से या मजहब वालों की आजादारी उस पर नहीं होती है, लेकिन बाअल्फाज़े दिगर ये देखने को मिलता है कि दुनिया की जितनी जबानें, जितने मजाहब हैं, मैं जब जबान को छोड़ देता हूं, जितने मजाहब हैं
वो उन्होंने अपने मामलात के लिए एक जबान को पकड़ रखा है। मैं इसकी छोटी मिसाल देना चाहूंगा कि एक बोहरा जमात है गुजरात में और बॉम्बे में, और अब फैल के राजस्थान और पूना वगैरह में भी मिलते हैं, बल्कि बुरहानपुर और एमपी में भी जी नजर आएंगे। ये जी। कॉमनली गुजराती का इस्तेमाल करते हैं। हैरत होगी कि मैं आपके पूना में बसने वाला एक मराठी इलाके में जो बोहरा रहता है वो गुजराती समझता है। ठीक। एक अंग्रेज, आप भारत में चले जाइए, भारत के किसी भी इलाके में बसने वाले क्रिश्चियन जो हैं वो इंग्लिश से प्यार करते हैं। उर्दू बेशक मुसलमानों की जबान नहीं है, क्योंकि हम जब मुसलमान कहते हैं तो उसमें इंडोनेशिया के भी वो जो उनकी एक उनकी कदकाठी मुख्तलिफ है, एक अरब जी की जो नस्लें हैं वो भी मुसलमान है, और आर्यन की शक्ल में भारत और पाकिस्तान और तुर्की और ईरान भी मुसलमान है। तो ये चूंकि मुसलमानों का एक जो फैलाव है वो जो इंडोनेशिया से शुरू होकर यूरोप के मुंह पे पहुंच जाता है, इन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मुस्लिम मिलेंगे। तो इसको भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों के नजदीक अगर इनकी देखा जाए तो बहैसियत मुसलमान होने के बावजूद इनकी तादाद जो है, अगर मैं 20-40 भी मान लूं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर अफगानिस्तान से थोड़ा सा अगर उनसे और बोरो कर लिया जाए, उनसे थोड़ा सा और मांग लिया जाए, और कुछ बांग्लादेश से हम मदद ले लें, कुछ नेपाल के 22 मुल्क जो भारत की सरहद पे पड़ते हैं और उनको हम मदेश कहते हैं, नेपाल के पॉलिटिकल और उनकी ज्योग्राफिया को पढ़ेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको समझ जाएंगे कि भारत नेपाल में बसने वाले 10% जो मुस्लिम आबादी है वो भारत के बॉर्डर पे पड़ने वाले जो मैदानी इलाके हैं उसके 22 जिलों में ही है। पहाड़ों पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर है या इक्का दुक्का। तो अगर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा उनसे भी हम ले लें और भारतीय मुसलमानों के साथ पाकिस्तानियों को भी मिक्स कर लें तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 करोड़ की आबादी मुसलमानों की उर्दू बोलती है। ऐसे में 2-4% या 1% हिंदू दोस्त हमारे उर्दू बोलते हैं या दूसरे मज़हब के दोस्त बोलते हैं, तो उनका इस्तकबाल है, इसमें कोई मजायका नहीं। अक्सर मैं कहता हूं कि किसी ने किसी को रोका तो है नहीं पढ़ने से, ये तो बेशक। अच्छी बात है कि तो सब लोग पढ़ें इसे। तो बहरहाल मुझे ये इशू छेड़ने का असल मकसद है कि उर्दू पर तकरीबन 50 करोड़ मुसलमान उर्दू पढ़ते हैं। इस वजह से मजहबी मवाद जो है वो उर्दू में अगर अरबी और फारसी के बाद देखा जाए तो उर्दू जबान में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, बल्कि अब इसके जो मुहक्किकीन हैं उस पर अपनी राय दे पाएंगे कि इस्लामी लिटरेचर उर्दू में ज्यादा है या अरबी या फारसी में। बहरहाल उर्दू में बहुत हद तक। तो भारतीय मुसलमानों, खासतौर पर सब कंटिनेंट के मुसलमानों को चाहिए कि उर्दू का दामन न छोड़ें। अगरचे वो उर्दू का दामन छोड़ेंगे तो उनके हाथ से वो सारे लिटरेचर निकल जाएंगे, और उसका तर्जुमा इतना आसान नहीं है कि पिछले 700 साल उर्दू तारीख को हम 2-4 साल या 5 साल या आने वाले 70 सालों में भी तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गालिब और मंटू के तर्जुमा कर लेने से हमारी पूरी उर्दू तर्जुमा नहीं हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप लिटरेचर को पढ़ें, इसके स्क्रिप्ट को समझें। अभी आमतौर पे तो बड़ी हैरत की बात है इरफान साहब, आप तो उस्ताद हैं उर्दू के, आप एक सर्वे कर लीजिएगा और लोगों से पूछिए कि जो स्क्रिप्ट हम उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट से कल ये सवाल कीजिए इसका नाम क्या है ये बताएं, वो कहते हैं फारसी नस्तालीक। तो हाँ, ये लफ्ज जो है वो आम लोगों को नहीं मालूम। ये मैं अक्सर कहता रहता हूं कि नस्तालीक जबान, नस्तालीक रस्मुल खत में उर्दू को आप जाने, पढ़ें और समझें, तब आपको अपनी तारीख और अपनी सगाफत और अपनी तहजीब का पता चलेगा।
बेशक। अगर आपने नस्तालीक रस्मल खत को पढ़ना और समझना और लिखना बंद कर दिया तो फिर आपको अपनी सगाफत का पता नहीं चलेगा, और वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपनी तारीख का एहतराम नहीं करती और भूल जाती। बेशक बेशक। इसलिए ये जरूरी है कि नस्तालीक जबान में आप उर्दू को पढ़े लिखें। मैं बस इससे ज्यादा और क्या कह सकूंगा। मैं अपने दूसरे दोस्तों को भी जो गैर मज़हब से आके उर्दू पढ़ते हैं उनको भी मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि वो नस्तालीक रस्मल खत को समझें, पढ़ें और उर्दू की सकाफत को अच्छे तरीके से समझें, ताकि वो कमा हक कहो शायरी को, उनके अदब को, उनके सकाफत को वो ठीक तरीके से समझ सकें। तारीख जो हम पढ़ते हैं, मैं कभी जाहिदा हिना को पढ़ रहा था, वो किसी अपने एक कालम में महवे गुफ्तगू है एक अंग्रेज से, और वो अंग्रेज कहता है कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। अगर अगर जी तुम तो ऐसे ही मैं समझता हूँ करें आवाज थोड़ी सी रुक गई है, पता नहीं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये मेरी तरफ से ही मेरे ख्याल नेटवर्क थोड़ा सा वीक हुआ है। जी अफरोज आलम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हेलो। नाजरीन, आप सुन रहे थे इंतहाई दिलचस्प और मयारी गुफ्तगू जनाब अफरोज आलम साहब से। कितने, मैं कहूँगा कि खूबसूरती से उन्होंने न सिर्फ उर्दू की बात रखी, बल्कि मौजूदा हालात और इन तमाम तर मसाइल को, जो इस वक्त कोई भी अदीब हो, शायर हो, या हमारा स्कॉलर या छोटा बच्चा ही सही, वो जिन जिन तरह से इन तमाम मसाइल से दो चार है, उनकी बेहतरीन जो है, मैं कहूँगा कि तर्जुमानी इस वक्त हमारे अफरोज आलम साहब कर रहे थे। वो इस वक्त जद्दा में हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जिस तरह से उन्होंने गल्फ कंट्रीज के बारे में बताया, अपनी अंजुमन के बारे में बताया, फिर अपने पैगाम की जिस तरह से उन्होंने तरसील की, और जिस तरह से उन्होंने अपनी शायरी को हमारे सामने पेश किया, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर मराहिल जो हैं, इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि कोई भी शख्स यूं ही अदीब, शायर या अफसाना निगार नहीं बनता। उसके पीछे एक तहरीक होती है, उसके अंदर एक धड़कता हुआ हसास दिल होता है। यूं तो दिल सबके अंदर है, वही है कि मुझे वो दिल अता कर जिसके अंदर दर्द हो, जिसके अंदर हसासियत हो। तो जाहिर सी बात है, अफरोज आलम साहब इस खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, जिन्होंने इस तरह अपने अदब को तख्लीक किया कि वो कोई भी सुने तो उसे यही लगे कि ये मेरे दिल की बात है, मेरे शहर की बात है, मेरे घर की बात है। तो मैं अफरोज आलम साहब को कह रहा था कि हम दोनों में से स्क्रीन से कोई भी हट सकता है कभी भी। तो अगर खुदा ना खास्ता मैं हट गया तो आप कंटिन्यू रखिएगा, और अगर आप निकल गए तो मैं जारी रखूंगा। तो बहरहाल वही हुआ। जिस चीज़ का डर था, मुझे लगता है कि उनके यहाँ नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, या लाइट भी जा सकती है। तो हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ से भी मुझे कुछ मौसूल नहीं हो रहा पैगाम। बहरहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि एक संजीदा, मयारी, इल्मी अदबी गुफ्तगू जो आप तमाम सामीन सुन रहे थे, ये सिलसिला मुनक़ता होने से जी हम। इरफान साहब, जी आपके मेहमान जो थे उनका कनेक्शन कट चुका है, तो आप प्रोग्राम का को खत्म जी, करने मैं का ऐलान कर इख्तिताम सकते करता हैं। जी। हूँ। शुक्रिया।
तो नाजरीन, जैसा कि अभी कंट्रोल रूम से आपने सुना है कि ये जो खूबसूरत मयारी इल्मी अदबी गुफ्तगू हमारे माबैन हो रही थी, नाजरीन इससे बहुत हद तक महजूज हो रहे थे। ये सिलसिला मुनक़ता होने के इस आखिरी पड़ाव में हुआ है कि जहां हम उनसे बस अलविदा ही कहने वाले थे। बहरहाल, मैं आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस खूबसूरत से सेशन में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई, और ना सिर्फ हाजिरी बल्कि इसको सुना और अपने बेहतरीन ख्यालात का एहसास का, जज्बात का इजहार भी किया। अफरोज आलम साहब भी देख रहे थे। मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप हमारे साथ हर रोज़ 5 बजे बने रहें। हर दिन हम कोशिश यही करते हैं कि एक बेहतरीन मयारी शायर हो, अदीब हो, मुहक्किक हो, स्कॉलर हो, उर्दू वाला हम आपके रूबरू लाते हैं। रंग, नस्ल, जात पात, मुल्क की सरहदें हमारे यहाँ कोई कैद नहीं है। तो लिहाजा आज इन्हीं अल्फाज से मुझे दीजिए इजाज़त। कल हम फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके रूबरू होंगे, ठीक 5 बजे। लेकिन आज हमारा दूसरा सेशन 7 बजे देखना ना भूलिएगा। ओमान से हमारी मेहमान होंगी आयमन अंबर, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। ठीक 7 बजे हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा। खुदा हाफिज।